नमस्कार मित्रों, पिछले समय से हम जो सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जो हमारे अग्रणी जन हैं उनका मार्गदर्शन हम ले रहे हैं। आज हम मुखातिब हो रहे हैं श्रीमान समृतलाल जी परमार साहब से। आप 1971 बैच के आरटीएस रहे, अनुसूचित क्षेत्र में आप प्रथम आरटीएस हैं। उसके उपरांत अब 1974 में आरसीटीएस राजस्थान वाणिज्य कर सेवा में आप प्रवेश किया और उसके बाद राजकीय सेवा सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते 2007 तक आप राजस्थान टैक्स बोर्ड के मेंबर रहे और 2009 में आप राजस्थान टैक्स बोर्ड के मेंबर से सेवानिवृत्त हुए हैं और सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान आदिवासी महासभा के आप अध्यक्ष हैं और कई ऐसे काम किए हैं आपने, कई ऐसे अनुभव आपके साथ हैं। तो हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित क्षेत्र के प्रश्नों पर विचार करने वालों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे वरिष्ठ जनों से हम मार्गदर्शन लें। आज हम आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए स्वागत है सर आपका। सर, पहला आप ये बताइए कि जब आप ऋषभदेव जो खेरवाड़ा क्षेत्र है वहाँ के आप निवासी हैं और शिक्षा के लिए आपने आरंभिक लेवल पर काफ़ी संघर्ष किए होंगे। उस टाइम का एक समय था जब गांव शहर से कनेक्टेड नहीं था, तो आपका कैसी रही यात्रा आरंभिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की और फिर उच्च शिक्षा की? वैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के पास में ही एक श्यामपुरा स्कूल थी जी। 1939 से वो स्कूल चल रही थी जी जी। उससे मैंने पढ़ाई शुरू की और उस स्कूल में मेरे पिताश्री भी उस स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया था जी जी। 5वीं तक। तो मैंने स्टार्ट उसी स्कूल से किया जहां मेरे पिताजी ने 5वीं तक पढ़ाई जी जी। और चूँकि उस समय हम गांव में रहते थे, गांव का वातावरण भी एक बहुत ही सरल और बाहरी दुनिया कुछ देखी नहीं थी जी। इस वजह से वहाँ कुछ कमियां थी या कुछ था तो उस पर हमारा ध्यान नहीं था, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था, परिज्ञान भी नहीं हो रहा था। जी, बहुत बढ़िया। तो हमें कोई ऐसा अभाव महसूस नहीं हुआ जी। जो परिस्थितियाँ थी जिसमें पढ़ाई हो रही थी, मैं उन परिस्थितियों से और उस वातावरण से बहुत संतुष्ट था। जी जी जी। और फिर मैंने 5वीं तक वहाँ अध्ययन किया और 6ठी में मिडिल स्कूल थी उस ज़माने में, राजकीय मिडिल स्कूल कल्याणपुर जी। उसमें मैंने 6ठी में एडमिशन लिया, 7वीं भी वहाँ से पढ़ा मैं। और तब तक भी जैसे प्राइमरी एजुकेशन में उस समय बोर्ड हुआ करता था जी जी। 3री 4थी 5वीं के लिए, तो मेरा सेंटर था एक टेकपुर गाँव है, वो मेरे गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर था जी। तो गर्मी के दिनों में एग्ज़ाम होते हैं, तो गर्मी के दिनों में हम जाते थे, हमारे कभी चप्पल होते, कभी जूते होते, कभी नहीं होते जी। उस मई और अप्रैल के तेज गर्मी में जी हम जाते थे, लेकिन कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे पाँव में जूते नहीं हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात ये थी, तो हमें वो फीलिंग कभी नहीं आई कि हम अभावों में पढ़ाई कर रहे हैं। जी। नेवर, कभी नहीं आई। उसके बाद फिर 7वीं की और 7वीं में कुछ कारणों से मेरे टीचर कोई मुझे पसंद नहीं आए। उनका टीचर का व्यवहार, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर का व्यवहार कहीं सही नहीं लगा जी। तो फिर मैंने स्कूल बदल के मैं ऋषभदेव चला गया 8वीं पढ़ने के लिए जी। तो वो टीचर, उनके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज कि उनकी शक्ति से मन मजबूत हुआ। हाँ हाँ। और ये भी हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं उसको नेगेटिविटी के रूप में नहीं लेता जी। उसके बाद मैं 8वीं में ऋषभदेव गया। 8वीं में एक और मुझे टीचर मिले, पर इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 7वीं में पढ़ता था तब मेरे एक टीचर थे हिंदी के जी। उनको मैं उनके नाम का उल्लेख जरूर करूँगा। जी जी। सूरजमल चंदावत करके टीचर थे जी। जैन थे वो, और उन्होंने मेरे को मॉरली बहुत बूस्ट किया। जी जी। बहुत बूस्ट किया। और उन दिनों में सेंसस था 61 वाला जी। तो उनकी ड्यूटी मेरे गांव में सेंसस की ड्यूटी, सेंसस करने की ड्यूटी मेरे गांव में लगी थी, तो मुझे साथ ले जाते थे। हाँ। तो उनके साथ रह के मैंने बहुत सारी बातें सीखी और कुछ मैं
उनके निकट रहकर जो संकोच हुआ करता है गांव के छात्र में, वो संकोच दूर हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैं उनको इस मौके पर, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सारी क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। जी जी। फिर मैं 8वीं में गया तो मुझे एक नेगेटिविटी एक टीचर ने और दी मुझे। जी 8वीं में कोई एक लेसन था, तो उस टीचर ने BADE बेड मीन्स आज्ञा देना। जी जी। तो उस टीचर ने पूरे क्लास में पूछ लिया, किसी को नहीं आया। हाँ। उसमें उस टीचर के, क्लास टीचर के रिश्तेदार भी पढ़ते थे जी। उनको भी नहीं आया, जो तथाकथित बहुत होशियार माने जाते थे। पर मैंने हाथ खड़ा करके, संकोच रखते हुए हाथ खड़ा करके उसका मैंने जवाब दिया और कहा कि BADE बेड मीन्स आज्ञा देना। हाँ। उसने कहा, टीचर का रिएक्शन था, ये तुम्हें कैसे मालूम? हाँ। आपने मीनिंग देख कर तुम बताया दिखे। मैंने कहा सर नहीं, मैं क्योंकि उस समय गांव का छात्र था, तो टीचर से बढ़कर कोई बात कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा तो मैंने फिर ज़्यादा कोई नहीं साहब मुझे मालूम था, या ऐसा कुछ नहीं, बात कोई प्रश्न उनसे प्रतिवाद नहीं किया। प्रतिवाद नहीं किया। हाँ। तो उसको वो टीचर, तो मुझे थोड़ी ये हुआ, देखो टीचर, पर उस समय भी मेरे मन में, मैं 8वीं में था, लेकिन मेरे मन में ये इतना नहीं था कि ये कोई गैर आदिवासी है। हाँ। इसलिए मुझे वो दबा रहा है। हाँ। ऐसा फीलिंग फिर भी नहीं था। फिर भी नहीं था। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने 10वीं वहाँ से की, तो एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया। रिजल्ट मेरे पिताजी लेके आए थे। हाँ। ऋषभ देव से अखबार में देख के आए थे। हाँ। तो मुझे मालूम भी नहीं था कि आज रिजल्ट आया है, बिल्कुल। या रिजल्ट आने वाला है, इतना जरूर सुना था। हाँ। कोई तारीख का पता नहीं था। तो रिजल्ट देख के फिर कहीं आपकी खिंचाई हुई है, कैसे हुआ? वो रिजल्ट लेके आए जी। मैं घर ही था, शाम को वो लेके आए, लेकिन आते ही उन्होंने नहीं बताया मुझे। हाँ। कि आपका रिजल्ट आ गया है। हाँ। फिर वो मेरे माँ वगैरह सब थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज भाई का रिजल्ट आ गया है जी। और ये सेकंड डिवीजन पास हुआ है। अरे वाह। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया। हाँ। इसका रीजन क्या था कि उसमें सेकेंडरी के एग्जाम में कोई सेकंड डिवीजन आता नहीं था गांव का लड़का। प्लस सेकेंडरी में पास होना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मेरे फादर भी बहुत खुश थे। हाँ। और मुझे भी बहुत खुशी हुई उस दिन, मतलब अपने 10वीं तक के इस शिक्षा के की लाइफ में। हाँ। ये रहा। 10वीं करने के बाद फिर मैं उदयपुर आया प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए। उस समय उदयपुर यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई थी जी। और वो 11वीं जो स्कूल में पढ़ते थे वो 11वीं का कोर्स हुआ करता था, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनको प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता था। तो मैंने प्री यूनिवर्सिटी में आ गया था, यानी 11वीं पढ़ने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया मैंने और उसमें भी पास हो गया। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में एक मज़ेदार बात ये हुई कि सेकंड ईयर में एकाएक मेरे परसेंटेज 62% हो गए। हाँ, वाह, जो अपने आप में एक अचीवमेंट था, और मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं 62% भी लाऊंगा। हाँ। क्योंकि पहले प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड ऐसा नहीं था। मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड 50%, 51% और 48 से एबव रहा, पर ये था। और सेकंड ईयर में जाके 62% हुआ, तो मुझे खुद में भी बड़ा उत्साह पैदा हुआ पढ़ने के प्रति। और उस दिन से मेरे मन में और ऐसी भावना, कुछ एग्जाम की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भावना उस दिन जागृत हुई। सेकंड ईयर के बाद एक तरह से टर्निंग पॉइंट कैसा? वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। तो उसका ये रहा। फिर इसके अलावा मैं हॉस्टल में यहाँ रहता था उदयपुर में, तो उसमें 3rd कैटेगरी हॉस्टल हुआ करता था। अच्छे बड़े बड़े लड़के थे, अच्छे मेहनती लड़के भी थे मेरे साथ में, और काफ़ी कहना चाहिए मैच्योर्ड लड़के भी थे जी। मैच्योर्ड थे वो, अपने विचारों से मैच्योर्ड थे। हालांकि कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उनका कोई अपना विजन था। हाँ।
पॉलिटिकल विजन भी वो रखते थे। वो आज के टाइम जैसे पॉलिटिकल विजन नहीं थे, उनके पॉलिटिकल विजन में बहुत शुद्धता थी। जी बिल्कुल, वैल्यू बेस्ड थी। बिल्कुल। तो उसमें एक दो साथी थे मेरे, तो वो उसके IAS परीक्षा दिया करते थे। हाँ हाँ, कुल मिला के आप उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पहुँचे और उस टाइम ये माहौल बनने लगा कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत ज़रूरी है, और साथियों के दिमाग में जो बात थी, विजनरी बात थी एग्जाम को लेकर, पॉलिटिकल जो सेक्टर है उसमें जाने को लेकर, लीडरशिप को लेकर, समाज में परिवर्तन और राजनीतिक जो पार्टियां थी उनकी विचारधाराओं को लेकर कुछ न कुछ एक विजन कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा था। तो यहाँ बहुत कीमती ये हो जाता है कि आप प्रशासनिक सेवाओं की तरफ गए। तो ऐसे कौन से साथी थे जिनके आप नाम ले सकते हैं, नाम लेना चाहेंगे, और ऐसे कौन से गुरुजन थे जिन्होंने आपको इस दिशा में आगे बढ़ाया? एक्चुअल में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का जो मामला था, वो मेरे हॉस्टल में मेरे सीनियर साथी थे। हाँ। जैसे मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा था। हाँ हाँ। तो जो बैठने वाले साथी थे, कोई MA कर रहा था, ज़्यादातर MA कर रहे थे। BA होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं, तो वो MA में पढ़ते थे, वो लोग परीक्षा दे रहे थे। हाँ हाँ। तो मैं उनके प्रतियोगी परीक्षा देने के उनके प्रयासों से मैं प्रभावित हुआ था। हाँ हाँ। फिर वो परीक्षा देने, उस समय सेंटर जयपुर नहीं था, उदयपुर नहीं था। हाँ। जयपुर था। जी। जयपुर था। तो वो जो यहाँ से लड़के बैठ रहे थे, कुछ लड़के अहमदाबाद सेंटर से एग्ज़ाम दे रहे थे, और जयपुर सेंटर कम रखते थे बिकॉज के अहमदाबाद नज़दीक था। हाँ। तो वो जो पेपर लाते थे, तो वो पेपर में 3rd ईयर से ही उनके पेपर देखने से बिल्कुल 3rd ईयर से मैं उनके देखने लग गया, और मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो पेपर हैं, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, और जो पेपर हैं ये काफ़ी, मैं इसके बहुत करीब हूँ। करीब है, बिल्कुल ठीक बात। मैंने ये महसूस किया कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं और जो पेपर्स आ रहे हैं, मैं उसके बहुत करीब हूँ। हाँ। तो वो 3rd ईयर मैंने काफ़ी कंसंट्रेट कर लिया। हाँ। अपने आप को। बिल्कुल। और उसमें विशेषकर मेरे एक साथी थे, देवीलाल कटारा, नेवाड़ा के। हाँ। वो एग्ज़ाम कंटिन्यूस दिया करते थे, RTS भी दिया करते थे, स्टेट सर्विस का दिया करते थे, और ऑल इंडिया सर्विस IAS वगैरह में वो दिया करते थे। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली जी। वो देवीलाल जी कटारा से। वो देवीलाल जी कटारा आज भी हैं। हाँ। और कुछ टाइम वो LLB हुए, वकालत की उन्होंने, लेकिन वकालत आजकल रिटायर्ड लाइफ वो अपने गांव में व्यतीत करते हैं। हाँ। और वो एग्जाम वो किसी सर्विस में नहीं गए। हाँ। पर प्रेरणा मैंने उन्हीं से, वो एकमात्र साथी हैं हाँ। जिनको मैं प्रेरणा के रूप में मानता हूँ। वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देवीलाल जी कटारा साहब जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके बाद फिर आपने राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं का जो बैच है, फार्म भरे होंगे, और ICS की भी जो एग्ज़ाम उस टाइम तत्कालीन हो रहे थे, तो आपने कैसे महसूस किया और कैसे आपके अनुभव रहे उस समकालीन? देखिए, मुझे ये अनुभव हो गया था जी कि IAS की परीक्षा देने के पहले छोटी परीक्षाओं में भी बैठना चाहिए जी। ये मैंने अनुभव किया। तो मैं सबसे पहले प्रथम परीक्षा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दी थी। हाँ। उसमें मेरे एक साथी और मेरे क्लास फेलो थे, हमारा मेरे ही समाज के, सुंदर जी परमार। तो हम दोनों परीक्षा देने जयपुर गए थे। इनकम टैक्स की। बिल्कुल। और वहाँ होटल में ठहरे और परीक्षा दे के आए। सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था एग्जाम से। लेकिन दे के आए और लगा कि कोई मामला ठीक नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड परीक्षा दी मैंने, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की सेकंड परीक्षा इस तरह की। तो उससे भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं समझ गया कि भाई यार तो अच्छी तैयारी नहीं है अपनी। ठीक है। फिर उसके बाद ये राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 1971 का फॉर्म भरा मैंने। और उसमें मैंने स्टेट सर्विस के लिए अलग पेपर हुआ करते थे, पेपर अलग नहीं होते थे, उसमें पेपर ज़्यादा होते थे। और तहसीलदार सर्विस के लिए 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और कंपलसरी तो कॉमन थे।
तो मैंने सिर्फ तैयारी तहसीलदार सेवा की। जी। स्टेट सर्विस की मैंने नहीं की। 2 पेपर मैंने तैयार किए और दोनों पेपर मैंने इकोनॉमिक्स से तैयार किए। इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड इकोनॉमिक्स सेकंड। और जनरल नॉलेज मेरा ठीक था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि जनरल नॉलेज मेरा ठीक है। और उस समय इंग्लिश भी थी, तो मुझे इंग्लिश पर भी भरोसा था। तो हिंदी भी पर भरोसा था। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तहसीलदार सेवा में निकल गया था। फिर इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू में गया था। संयोग से उस समय दुलेश्वर मीणा हमारे खेरवाड़ा के ही थे, वो मेंबर हुआ करते थे। और उनका भी मोरल सपोर्ट रहा मुझे। तो मेरी मेरिट भी अच्छी बनी थी। जनरल में मेरिट भी अच्छी थी, 50 RTS की पोस्ट थी। तो मेरी जनरल में भी मेरिट 43rd थी, 43वीं थी। और ST में मेरा तीसरा नंबर था। फर्स्ट सेकंड में 2 लड़के उधर के थे, एक चेक था, एक अलग और थर्ड में था। चौथे पांचवे और थे, लेकिन मेरी मेरिट जनरल में ठीक थी, ST में भी थी। तो उसके बाद से फिर रेगुलर उसमें इंटरेस्ट जगता रहा। मैं ICS की परीक्षा, वो IAS की परीक्षा देने भी 2 बार अहमदाबाद गया, वहाँ परीक्षा दे के आया। उस समय भी पैटर्न कुछ इस तरह का था कि जो कंपलसरी पेपर के अलावा एक जनरल ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, वो जो क्लियर करते था तब जाके एडवांस पेपर ऑप्ट करने पड़ते थे। तो जो जनरल पेपर में पास होते थे उन्हीं की कॉपियाँ एडवांस पेपर में भेजती थी। पर 2 बार ट्राई किया, नंबर आसपास आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसको मैं क्लियर नहीं कर सका। और फिर मैं इधर सर्विस मिल गई तो मेरा झुकाव तो हो गया, सर्विस में हो गया। बिल्कुल। तो RTS करते करते फिर आपने आगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा वाला एग्जाम कमांड टेस्ट दिया होगा, तब जाके आप RCTS में आप 1974 में आए। तो वो अनुभव कैसा रहा? एक्चुअल में सही देखा जाए तो मेरी मेरिट ऐसी थी कि मैं RPS में आता था, लेकिन मेरा सर्विस में जो प्रेफरेंसेस थे वो मेरे शुरू से, मुझे पुलिस सेवा में नहीं जाता था। तो मैंने प्रेफरेंस उसको सबसे पहले RS, फिर अकाउंट सर्विस, फिर कॉमर्शियल टैक्सेस सर्विस, फिर RPS दिया। तो मेरिट अच्छी थी तो मेरे को कॉमर्शियल टैक्सेस मिल गया था और मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, राज्य सेवा में आप आ गए और उसके बाद फिर यात्रा आगे रही। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि आज भी चर्चा होती है इस बात की, आपके समय में भी बात हुई होगी, आपने महसूस भी किया होगा, वे परिवार जिन परिवारों में सात्विक मूल्य का एक परंपरा है, भक्ति पंथ है, इस तरह का है, तो उन परिवारों के बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनको सफलताएं अच्छी मिली और वो काफ़ी ऊंचे पद तक गए। आपकी क्या धारणा इस विषय पर, इस तरह के टॉपिक पर आपकी क्या विचार है, वो साझा करें। परफेक्टली आप जो कह रहे हैं और ये बात एकदम सही है कि जो लोग भगत थे, यानी जो मांसाहारी और शराब के परिवार से दूर दूसरी साइड में थे, उनका हमेशा से जो पॉलिटिकल लीडर हुए उस जमाने में वो भी उन्हीं परिवारों से निकले जो सात्विक खान पान वाले थे। मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे खेरवाड़ा से निकले दुलेश्वर मीणा, तो उनके पिताजी MBC से रिटायर हुए थे। हेड कांस्टेबल रिटायर होने के बाद वो कबीरपंथी थे। तो उनकी पूरी फैमिली अच्छी पड़ गई और उनकी फैमिली में पुलिस में, MBC में कंपनी कमांडर तक बने थे, जो आज के इंस्पेक्टर के बराबर है। शायद वो RPS में भी रहे कुछ दिन, RPS में भी गए। दुलेश्वर मीणा MP रहे, उसके बाद वो उन्होंने भी अच्छे हासिल किया। उनके भाई थे माधवलाल जी, वो भी TRI में रिसर्च असिस्टेंट थे, फिर वो समाज कल्याण अधिकारी बने। उनके एक भाई और वो भी अच्छे ओहदे पर गए। ये एक उदाहरण है। बिल्कुल। और इधर डूंगरपुर की अगर बात करें तो उस जमाने में जयनारायण जी रोत, उनके पिताजी भी भगत हुआ करते थे। तो वो भी
गोविंद गिरी के शिष्य थे, मोस्ट प्रॉब्ली उनके पिताजी, और एक गोविंद अमलिया थे, वो भी भक्ति लाइन की परिवार के आदमी थे। जी। तो जिन जिन लोगों ने भी राइज किया उस जमाने में, जी, और जिन्होंने अच्छी शिक्षा ली, तो वो भक्ति लाइन के लोगों ने ही शिक्षा दी। हाँ हाँ, क्योंकि उनके वहाँ जो खान पान, आचार विचार, समझदारी, हाँ। ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही थी। प्रभावित करती है, और शिक्षा का जो महत्व माध्यम था, है वो महसूस- समझ गए थे, और उसी बात में वो आगे बढ़े। आगे बढ़े। आपने बहुत कीमती बात कही है, और आज जो भी हमारे साथी जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप इस बात को देखिएगा कि जो सात्विक परंपरा है वो कितना महत्व रखती है और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आगे ले जाती है और सफलता भी दिलवाती है। परमार साहब, आप ये बताइए कि शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है उन विद्यार्थियों के जीवन में जो लगातार आगे, आपने कुछ शिक्षकों के नाम भी लिए, इसके अलावा भी आपने हायर एजुकेशन करते करते और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हुए आप अभी तक के किन्हीं 4-5 शिक्षकों के नाम लेना चाहेंगे? वो कौन शिक्षक हैं जिनको आप लगातार याद करते हैं कि जीवन को एक नया मोड़ दिया उन्होंने? हायर एजुकेशन में किसी शिक्षक ने मेरे को मोटिवेट नहीं किया। जी, बिल्कुल नहीं किया, मैं इस बात को कहूँगा। इसका रीज़न क्या था कि उस समय यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक थे उनकी मानसिकता, मैं चूँकि हायर एजुकेशन में आ गया था तो मैं समझ रहा था उनकी मानसिकता सही नहीं थी ट्राइबल स्टूडेंट्स की। इवन एक सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एक प्रोफेसर ने होमवर्क दिया, हाँ, वेकेशन के टाइम का। हाँ, मैं होमवर्क करके ले गया, हाँ, और होमवर्क देख के उन्होंने आश्चर्य किया और ये कमेंट किया कि कोयले की खदानों में हीरे पैदा होते हैं क्या? हाँ, हाँ, वो मुझे आज भी याद है। इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये हायर एजुकेशन में मोटिवेशन नहीं था टीचर्स का। बिल्कुल, ये कहने में एक कोई critical- शर्म भी नहीं है। हाँ, क्रिटिकल बात है। निश्चित रूप से कई बार नकारात्मक जो मोटिवेशन होता है वो भी काम करता है, लेकिन फिर भी अनुभव जो है आपके इस तरह के हैं। आप ये बताएं कि एक लंबी यात्रा शुरू हुई राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, तहसीलदार सेवा, फिर राजस्थान वाणिज्यकर सेवा, और प्रमोशन और बाकी सारी चीज़ें चलती रही, जीवन आगे बढ़ता रहा। इस बीच में राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी बदलाव, काफ़ी परिवर्तन, सरकारों का, नई सरकारों का आना, पुरानी सरकारों का जाना, ये सारा आपने देखा होगा। तो जनजातीय क्षेत्र में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे वो उसको आप कैसे एक अनुभूति के रूप में देखते हैं? सर्विस के दौरान वस्तुतः जो राजनीति में परिवर्तन आए हैं वो इमरजेंसी की बात। हाँ, 1975 में इमरजेंसी लगी, जी, और उस समय जो माहौल था देश में, फिर 77 में इलेक्शन हुए, तो उस समय बहुत परिवर्तन आया था जी, राजनीति में। जी, और वो परिवर्तन अपने आप में काफ़ी ठीक था। हाँ, उस समय जो 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में, तो उसमें जो लोग आए थे वो भी अच्छे थे, हाँ, उनकी सोच भी बहुत अच्छी थी। जोड़ तोड़ की राजनीति का कार्यक्रम उस समय नहीं था, जी, वो सबसे खरी बात थी। बिल्कुल, और उसके बाद तो मैं सर्विस में रहा, सर्विस में देखते गए, कभी कोई पार्टी पावर में आई, तो आज दो बड़ी पार्टी हैं, उन्हीं के नाम, कुछ जनता पार्टी, कोई कुछ नाम थे, हाँ, तो वही पार्टी कोई पावर में आ रही थी और जा रही थी। लेकिन वो अपने आप में जो 77 में जो चेंज आया था, वो जो रूलिंग पार्टी बनी थी जनता पार्टी, उस समय जो लोग इलेक्ट होके आए थे उनकी भावनाएं बड़ी साफ थी साथी, और पवित्र थी। जी, उसके बाद के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, हाँ, क्योंकि मैं प्रशासन का अंग रहा था। हाँ, हाँ, तो किसी पे टिप्पणी करना ठीक नहीं, जी, और किसी भी पार्टी पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है, बिल्कुल ठीक बात मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण है कि शासन का अपना एक दायरा है, और जो नौकरी करते हैं उनके ऊपर जो सीसीए रूल 1971 लागू होते हैं, अपने दायरे में बात करना अपना एक विषय है। अपने विषयों को, अपने शब्दों को कई बार विराम देना पड़ता है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही।
ये भी देखा गया जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों का अपना एक विचार होता है और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और शासन की नीति के प्रति अपना एक दायरा होता है, अपनी एक बात होती है। लेकिन जो नौकरी करते हैं उनके ऊपर 1971 का सीसी रूल लागू होता है, उनको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। आपने काफ़ी मर्यादा में रहकर इसमें टिका टिप्पणी करने के लिए आपने अपने आप को बांधा है। अब ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप राजकीय सेवा में काम करते करते राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रहे और उसके बाद 2007 में एक नया मोड़ आया और आप राजस्थान के जो वाणिज्यकर सेवा है उसके मुख्यालय पर पदस्थापित थे और आपको राजस्थान टैक्स बोर्ड में मेंबर के रूप में आपको नियुक्त किया गया। उस बारे में आप अपने अनुभव और उस समय की जो बातें हैं उसको साझा कराएं कि इतने बड़े पद पर जाना अपने आप में एक गौरव की बात होती है। वो अनुभूतियाँ आपकी क्या रही? टैक्स बोर्ड में जाना मेरिट पर डिपेंड करता है टोटल जी। मेरे अपनी सर्विस पीरियड में कोई पार्टी आई हो, कोई पार्टी गई हो, उन पर मैंने कभी सार्वजनिक स्थानों पर उसको नहीं रखा जी। कभी नहीं रखा। मैं जानता हूँ इस बात को कि अपन नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपन जो सरकार आती है पावर में हम उसके अधीनस्थ काम करते हैं जी, बड़ी बात। और उनकी जो बातें हैं डिसिप्लिन में रह के बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो डिसिप्लिन मैंने हर बार रखा है और यही एक नतीजा है कि मेरे वाणिज्यिक सेवा में भी जो भी प्रमोशन लिए मैंने सारे प्रमोशन मेरिट पर दिए हैं जी। सीनियरिटी सिर्फ प्रथम जो प्रमोशन हुआ वो सीनियरिटी का मेरिट से हुआ। हाँ। वो रूल्स में था जी, वो रूल्स में था। उसके बाद जितने भी प्रमोशन हुए वो सभी प्योरली मेरिट पर हुए जी। तो मैंने कई लोगों को सुपरसीड करके प्रमोशन दिए। जी हाँ। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया बात आपने बताई। और 2009 तक आप मेंबर टैक्स बोर्ड रहे। उसके बाद एक स्वाभाविक बात होती है कि एक एज है और आप फिर वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के उपरांत आपने सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए वे अपने आप में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। राजस्थान आदिवासी महासभा से आप जुड़े हैं और अभी आप राजस्थान आदिवासी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, सामाजिक सरोकारों पर काम करते हुए आपको कैसी अनुभूतियाँ रही और कौन कौन से ऐसे बड़े विषय थे जो आपने इस मंच से उठाए और सरकारों तक पहुँचाए और काफ़ी हद तक कुछ विषयों पर काम भी हुआ?